Hello students, I am Professor Pankaj Jagtap, welcoming you all in this online lecture series. In previous lecture, we have discussed MCQs on auditing, and in this lecture, we are going to discuss MCQs on income tax. In previous lecture, so many students have requested for Hindi or English. That's why in this lecture, we will have questions in English and we will discuss in Hindi. In simple हिंदी, काफ़ी सिंपल आसान हिंदी लैंग्वेज में हम डिस्कशन करेंगे कंसेप्ट का, तो बाकी बहुत सारे बच्चों को इसका बेनिफिट होगा। तो लेक्चर को शुरुआत करने से पहले वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोफेसर पंकज जगताप टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। वो लिंक पे जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए और वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कीजिए। पीडीएफ में सारे एमसीक्यू के क्वेश्चन दिए हुए हैं। आपको आपके पास पीडीएफ रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पीडीएफ में क्वेश्चंस है और क्वेश्चंस के आंसर वहाँ पे नहीं है। क्वेश्चंस के आंसर हम यूट्यूब के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। आंसर डिस्कस करते टाइम हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर नहीं करने वाले, हम यहाँ पे कंसेप्चुअली क्वेश्चन आंसर करने वाले। उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो बाकी सारे कंसेप्ट है वो भी हम यहाँ पे इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ताकि आगे जाके एग्जाम में एक क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा गया तो भी आप क्वेश्चन का आंसर सही से दे पाएंगे। इसलिए ये लेक्चर जो होंगे वो पूरे कंसेप्चुअल बेस पे अपने एमसीक्यू का प्रैक्टिस हम करने वाले हैं। ऑडिटिंग का लेक्चर हुआ था। ऑडिटिंग के लेक्चर के बाद हम सब लोग ने काफ़ी देर तक वेट किया, यूनिवर्सिटी क्वेश्चन बैंक देगा, लेकिन यूनिवर्सिटी ने क्वेश्चन बैंक नहीं दिया। तो इसलिए ये क्वेश्चन मैंने खुद ने फ्रेम किए हैं, और ये क्वेश्चन ऐसे फ्रेम किए हैं कि इस क्वेश्चन को करके जाने के बाद आपका पूरा कंसेप्चुअली क्लियरिटी आ जाएगी और आप बाकी सारे एमसीक्यू सॉल्व कर पाएंगे। हम एमसीक्यू कैसे देखने वाले हैं? हम टॉपिक वाइज एमसीक्यू देखने वाले इनकम टैक्स के। हम सबसे पहले बेसिक्स के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे एमसीक्यू के, उसके बाद हम रेसिडेंशियल स्टेटस के ऊपर करेंगे, उसके बाद इनकम टैक्स, हाउस प्रॉपर्टी, पीसीपीपी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ऐसा पूरा हम टॉपिक वाइज एमसीक्यू आपके लिए ऑनलाइन सीरीज में ला रहे हैं। तो आपको मज़ा आएगा, सीखने में मज़ा आएगा, कंसेप्ट आपके बहुत जन के रिवाइज हो जाएंगे, और जिनको पता नहीं उनके कंसेप्ट स्ट्रांग हो जाएंगे, कंसेप्ट समझ में आएंगे, और उसके साथ एमसीक्यू की प्रैक्टिस हो जाएंगी, और एग्जाम में इस लेक्चर का आपको काफ़ी सारा बेनिफिट मिल जाएगा। जो मराठी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनको भी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। जो लेक्चर में हिंदी भाषा का यूज़ होगा वो यूज़ एकदम सिंपल लेवल का रहेगा कि वो सब लोग लेक्चर समझ सकेंगे और उनके भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो ठीक है, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं। हम आज के लेक्चर में देखने वाले टैक्सेशन के एमसीक्यू और टैक्सेशन के एमसीक्यू के हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो पीडीएफ में सबसे पहला क्वेश्चन है द बेसिक सोर्स ऑफ इनकम टैक्स। हम क्वेश्चन चालू करेंगे और उसमें से पहला क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन ऐसे है जहाँ पे कंसेप्ट की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे आपको सिर्फ वो क्वेश्चन याद रखना है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जहाँ पे कंसेप्ट की ज़रूरत है। जहाँ पे कोई कंसेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे हम कंसेप्ट डिस्कस करेंगे और बाद में क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है द बेसिक सोर्स ऑफ इनकम टैक्स लॉ इज डैश डैश डैश। बेसिक सोर्स ऑफ इनकम टैक्स लॉ, इनकम टैक्स जो लॉ है उसका बेसिक सोर्स क्या है? ऑप्शन ए इनकम टैक्स एक्ट 1961, ऑप्शन बी इनकम टैक्स रूल्स 1962, ऑप्शन सी सर्कुलर्स ऑब्लिक नोटिफिकेशन इश्यू बाय सीबीडीटी, ऑप्शन डी जजमेंट ऑफ कोर्ट्स। ये पहला क्वेश्चन और इसके 4 आंसर ऑप्शन। तो इसमें से राइट आंसर है ऑप्शन ए इनकम टैक्स एक्ट 1961। इसमें कुछ कंसेप्ट नहीं है, सिर्फ याद रखने का है कि इनकम टैक्स का बेसिक सोर्स क्या है, इनकम टैक्स एक्ट 1961। पहले क्वेश्चन का आंसर ए। सेकंड क्वेश्चन द इनकम टैक्स एक्ट 1961 केम इनटू फोर्स विथ इफेक्ट फ्रॉम। इनकम टैक्स एक्ट 1961 केम इनटू फोर्स विथ इफेक्ट फ्रॉम। ऑप्शन ए 1 अप्रैल 1962, ऑप्शन बी 31 मार्च 1961, ऑप्शन सी 1 अप्रैल 1961, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। अब जो क्वेश्चन 2 है उसका आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्यों? ऑप्शन ए में क्या है? 1 अप्रैल 1962।
अपना जो इनकम टैक्स एक्ट है वो बना कब है? इनकम टैक्स एक्ट 1961 में ये टैक्स एक्ट 1961 में ये एक्ट बना है, लेकिन बनने के बाद उसका यूज कब से स्टार्ट हो गया? 1961 में वो एक्ट तैयार हो गया, बन गया, लेकिन उसका यूज 1961 में हुआ क्या? नहीं हुआ। उसका यूज चालू होना शुरू हो गया उसका 1 अप्रैल 1962 से। ऑप्शन ए। समझ में आया? अप्रैल को क्यों? क्योंकि अपना फाइनेंशियल ईयर सबको मालूम रहेगा, कॉमर्स के स्टूडेंट आप सबको मालूम रहेगा अपना फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट कब होता है? 1 अप्रैल को, और एंड कब होता है? 31 मार्च को। तो इसलिए 1961 को इनकम टैक्स एक्ट आया और उसका यूज होना चालू हो गया 1 अप्रैल 1962 से। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, पर्सन डिफाइंड इन सेक्शन। पर्सन डिफाइंड इन सेक्शन, ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी सेक्शन 2 सबसेक्शन 31, ऑप्शन सी सेक्शन 5, ऑप्शन डी सेक्शन 2 सबसेक्शन 32। पर्सन एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनकम टैक्स के हिसाब से। पर्सन मतलब क्या? हम भारत में, हम इंडिया में रहते हैं, इंडिया में इनकम अर्न करते हैं, इंडिया में कमाई करते हैं, तो गवर्नमेंट को हमको टैक्स पे करना पड़ता है। तो गवर्नमेंट को टैक्स कौन पे करेगा? तो जो पर्सन होंगे, तो वो पर्सन इनकम टैक्स एक्ट में दिए हुए हैं। ये क्वेश्चन में हमको क्या पूछा है? उसका सेक्शन पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में पर्सन डिफाइंड इन सेक्शन, उसका आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सेक्शन 2 सब सेक्शन 31। ये याद रखने की चीज है। पर्सन का सेक्शन क्या है? सेक्शन 2 सब सेक्शन 31। पर्सन में बहुत सारी चीजें दी हुई है, इंडिविजुअल, कंपनी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, लोकल अथॉरिटी, एओपी, बीओआई, ऐसे 6-7 पर्सन दिए हुए हैं। वो पर्सन को टैक्स पे करना पड़ता है। इंडिया में आप है तो सपोज एक सिंपल एग्जांपल ले दो तो समझ में आ जाएगा। सपोज आपके घर में आपके पिताजी सैलरी कमाते हैं, तो वो क्या हो गए? वो कंपनी है क्या? नहीं। वो एओपी भी नहीं होंगे, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन भी नहीं, वो होंगे इंडिविजुअल। किसी की कंपनी होंगी, कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर रजिस्टर हुए करी रहेंगी कंपनी होंगी, तो वो कंपनीज के अंदर रहेंगी। ऐसे पर्सन की डेफिनेशन में 6-7 दिए हुए हैं और उनको इनकम टैक्स पे करना पड़ता है। ये आगे भी जैसे क्वेश्चन जाएंगे वैसे हर एक कंसेप्ट हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है पर्सन इंक्लूड्स। पर्सन में क्या आता है? अभी हमने पिछले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3 में क्या देखा था? पर्सन का सेक्शन क्या है। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि पर्सन में क्या इंक्लूड होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4, पर्सन इंक्लूड, पर्सन में इंक्लूड क्या होता है? ए ओनली इंडिविजुअल, बी ओनली इंडिविजुअल एंड एचयूएफ, ऑप्शन सी इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, कंपनी, एओपी और बीओआई, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन 4 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में क्या क्या दिया है? इंडिविजुअल, अभी मैंने बताया था। एचयूएफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, काफी जगह पे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली लोग आज भी कैरी कर रहे हैं। उसमें क्या होता है? एक कर्ता रहता है, जो मैनेजर, जो पूरी फैमिली का बिजनेस संभालता है, उसको हम बोलते हैं कर्ता। उसके बेटे, फिर उसके बेटे के बेटे, ऐसे पूरा फैमिली, उसके भाई, ऐसा पूरा सब जन मिलके फैमिली बिजनेस रन करते, और उसमें एक कर्ता रहता जो फैमिली का पूरा बिजनेस का मैनेजमेंट करता रहता। उसके नाम के ऊपर हम एचयूएफ रहती और उसके नाम से एचयूएफ चलती, और उस एचयूएफ का टैक्स उसके नाम से हम पे करते। तो ये हुआ एचयूएफ। फर्म आपको सबको पता है। कंपनी मतलब कंपनी एक्ट 2013 के अंडर रजिस्टर जो कंपनी है वो कंपनी को हम कंपनी कहेंगे। एओपी, बीओआई, असिस्टेंट, एसोसिएट ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। लोकल अथॉरिटी मतलब म्यूनसिपल टैक्स, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का एग्जांपल है लोकल अथॉरिटी का। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन कंपनी के टाइप का है। ये है पर्सन। हमने तीसरे क्वेश्चन में देखा था उसका सेक्शन, और 4th नंबर के क्वेश्चन में देखा कि पर्सन में कौन आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखने का। क्वेश्चन नंबर 4 वापिस मैं बता रहा हूँ। पर्सन इंक्लूड, पर्सन में क्या इंक्लूड होता है? पर्सन में इंक्लूड होता है इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, कंपनी, एओपी और बीओआई, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 31
द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ पर्सन। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछ रहा है, सेक्शन 231 के अंडर पर्सन कौन नहीं है। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि पर्सन के डेफिनेशन के अंडर कौन आता है, और ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें हम देख रहे हैं कि पर्सन के डेफिनेशन के अंडर कौन नहीं आता। ऑप्शन ए है एचयूएफ, ऑप्शन बी है कंपनी, ऑप्शन सी है इंडिविजुअल, ऑप्शन डी है माइनर। बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको सबको आंसर आता होगा। 5 नंबर का क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, माइनर। आया ध्यान में। माइनर का एक एग्जांपल दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। माइनर मतलब छोटे बच्चे, 18 साल के नीचे के बच्चे। अगर 18 साल के नीचे के बच्चे, फॉर एग्जांपल आपको पता रहेगा डांसिंग शो, सिंगिंग शो, इस शो में जो बच्चे काम करते वो इनकम अर्न करते, तो उनको उनके लीगल गार्डियन रहते, उनके जो पेरेंट है लीगल गार्डियन है, उनके अंडर वो गवर्नमेंट को टैक्स पे करते, इसलिए वो यहाँ पे माइनर पर्सन के डेफिनेशन में नहीं आता। 5 नंबर का क्वेश्चन का आंसर है डी। 6 नंबर का क्वेश्चन, बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फॉल्स अंडर डैश डैश कैटेगरी ऑफ पर्सन। जो बृहन मुंबई कॉर्पोरेशन है वो पर्सन के कौन से कैटेगरी के अंडर आता है, ऐसा 6 नंबर का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए इंडिविजुअल, ऑप्शन बी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ऑप्शन सी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ऑप्शन बी डी लोकल अथॉरिटी। तो 6 नंबर के क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी लोकल अथॉरिटी। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, काफी सारे बच्चों को सी और डी में कंफ्यूजन हो सकता है कि आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन भी हो सकता है या लोकल अथॉरिटी भी। तो एमसीक्यू में हमको क्या करने का है, एमसीक्यू में जो सबसे ज्यादा राइट आंसर हमको लगता है वो आंसर को हमको टिक करने का है, या वो आंसर को हमको चूज करने का। तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फॉल्स अंडर, वो क्या है, किसके अंडर आता है, लोकल अथॉरिटी। आया ध्यान में। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है ऑप्शन डी लोकल अथॉरिटी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, एवरी असेसी इज अ पर्सन एंड every assessee is a person and dash dash dash. Option A, every person is also an assessee. Option B, every person need not to be an assessee. Option C, an individual is always an assessee. Option D, a HUF is always an assessee. क्वेश्चन 7 में क्या पूछा है, एवरी assessee is a person, जो assessee है, जो assessee है गवर्नमेंट को टैक्स पे करने वाला है, वो तो पर्सन है, एंड उसके बाद पूछा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है, एवरी पर्सन नीड नॉट टू बी एन असेसी। एकदम सिंपल भाषा में समझाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा मुझे ये कंसेप्ट क्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है एवरी पर्सन नीड नॉट टू बी एन असेसी। जो पर्सन है उसको असेसी होने की जरूरत नहीं है। मतलब क्या, हमने अभी देखा पर्सन की डेफिनेशन, एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। पर्सन एक इंडिविजुअल है और वो पर्सन है, मतलब उसको कंपलसरी है क्या गवर्नमेंट को टैक्स पे करने का। एक सिंपल एग्जांपल, एक इंडिविजुअल है और उसका इनकम 2.5 लाख से नीचे है, 2,50,000 से नीचे है, मतलब पर्सन तो है वो, लेकिन इनकम क्या है उसका 2,50,000 के नीचे। तो इसके वजह से वो असेसी बनता है क्या, तो नहीं बनता, उसको गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं करना पड़ता है। इसलिए पर्सन हो सकता है लेकिन उसको असेसी होगा, ये कंपलसरी नहीं है। सिंपल एग्जांपल आपको समझ में आ रहेगा कि एक इंडिविजुअल है, वो पर्सन है और उसका इनकम 2.5 लाख से नीचे है, तो वो असेसी बन गया क्या, असेसी मतलब टैक्स पे करेगा क्या गवर्नमेंट को, तो नहीं करेगा, वो पर्सन रहेगा लेकिन टैक्स नहीं करेगा। यही कंसेप्ट इस क्वेश्चन नंबर 7 में पूछिए। नेक्स्ट कंसेप्ट है प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर। आपके सिलेबस में काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, काफ़ी बच्चों को आता रहेगा, लेकिन काफ़ी बच्चों को एक कंसेप्ट में डिफिकल्टी होती है। और एक कंसेप्ट ऐसी है, ये कंसेप्ट आपको आ गई तो आने वाले आप 4-5 क्वेश्चन आप एकदम इजीली कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम एक कंसेप्ट देखेंगे, प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर। ये कंसेप्ट मैं आपको समझाऊंगा, कंसेप्ट समझ में आने के बाद हम इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। एकदम आसानी से समझाऊंगा, आपको समझ जाएगा, उसके बाद स्मूथली इजीली आप आने वाले 4-5 क्वेश्चन इस कंसेप्ट के ऊपर है आप सॉल्व कर पाएंगे। एग्जाम में भी इसका आपको बहुत सारा बेनिफिट मिल जाएगा। तो हम पहले कंसेप्ट देखेंगे असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर। कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट आपको समझ में आई तो उसके बाद आप क्वेश्चन एकदम इजीली कर पाएंगे। तो असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर,
असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर, हम जो सिलेबस पढ़े हैं, हम जिस साल में हमारा टैक्सेशन सीखा है उस साल के लिए हमारे लिए असेसमेंट क्या है, असेसमेंट ईयर 2021। हमारे सिलेबस के हिसाब से हमारा असेसमेंट ईयर है 2021 और उसका प्रीवियस ईयर है 2019 एंड 20। असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर मतलब क्या, असेसमेंट वर्ड पे ध्यान दीजिए। असेसमेंट मतलब क्या, असेस करना, कैलकुलेट करना। असेसमेंट मतलब क्या, असेस करना, कैलकुलेट करना। और प्रीवियस ईयर मतलब क्या, प्रीवियस ईयर, उसके पिछले साल का ईयर। एक डायग्राम निकलता है, डायग्राम देखने के बाद आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। तो 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक हमने 12 महीने में जो इनकम अर्न किया है, इस यहाँ पे 12 मंथ, 12 मंथ में हमने अप्रैल से मार्च तक जो इनकम अर्न किया है उसको हम टैक्स गवर्नमेंट को कब पे करेंगे, मार्च, अप्रैल, मई, जून। तो ये टाइम जो रहता है हम उसको क्या बोलते हैं, असेसमेंट। ये टाइम में हम क्या करते हैं, जो पूरे पिछले साल का, प्रीवियस ईयर का जो इनकम हमने अर्न किया है वो इस साल पे हम असेसमेंट ईयर में उसको कैलकुलेट करते हैं और गवर्नमेंट को हम इस साल में टैक्स पे करते हैं। आया ध्यान में? एकदम सिंपल कंसेप्ट है। प्रीवियस ईयर मतलब पिछला साल, हम जो साल अर्न किया है, जिस साल में हमने पैसे कमाए उस साल में हम डायरेक्ट गवर्नमेंट को टैक्स पे करते क्या, नहीं। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, 31 मार्च तक अपना फाइनेंशियल ईयर एंड होता। फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद, उसके बाद हम कैलकुलेट करते कि पिछले 12 महीने में हमने कितना इनकम किया, अर्न किया है। उसके बाद हम इनकम टैक्स के फॉर्मेट है, जो सैलरी रहेगा उसके डिडक्शन, हाउस प्रॉपर्टी का फॉर्मेट, पीजीबीपी, सब फॉर्मेट लगाते, डिडक्शन, टैक्स के रूल्स, एक्ट, ये सब फॉलो करते। उसके बाद जो इनकम अर्न करते हम वो कौन से साल में पे करते, असेसमेंट ईयर में। आया में 1 अप्रैल से 31 मार्च 12 महीने इनकम अर्न किया और मार्च के बाद अप्रैल में, उसके बाद जो महीने वहाँ पे हम असेस करते, इनकम कैलकुलेट करते और वो इनकम गवर्नमेंट को टैक्स के, इसमें गवर्नमेंट को हम टैक्स पे करते। तो ये कंसेप्ट है असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर। हमारे सिलेबस के हिसाब से असेसमेंट ईयर 2020, 21 और प्रीवियस ईयर 2019, 20 है। तो इसके आगे हम हमारे असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन जैसे जैसे सॉल्व करेंगे वैसे वैसे और ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप कॉन्सेप्ट की आइडिया आएंगी और क्वेश्चन और बेहतरीन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रीवियस ईयर इज डिफाइंड इन। प्रीवियस ईयर इज डिफाइंड इन, ये जो प्रीवियस ईयर है वो कहाँ पे डिफाइन किया गया है, उसका सेक्शन क्या है, ऐसा एक क्वेश्चन हमें पूछ रहा है। ऑप्शन ए सेक्शन 2 सब सेक्शन 34, ऑप्शन बी सेक्शन 2 सब सेक्शन 9, ऑप्शन सी सेक्शन 3, ऑप्शन डी सेक्शन 4। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है ऑप्शन सी, सेक्शन 3 में प्रीवियस ईयर डिफाइन किया हुआ है। ये चीज़ याद रखने वाली है, इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, असेसमेंट ईयर इज डिफाइन इन। जो असेसमेंट ईयर है वो कहाँ पे डिफाइन किया गया है, तो उसका ऑप्शन है सेक्शन 2 सब सेक्शन 34, सेकंड ऑप्शन सेक्शन 2 सब सेक्शन 9, सी ऑप्शन सेक्शन 3, डी ऑप्शन सेक्शन 4। 9 क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है, सेक्शन 2 सब सेक्शन 9। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन, इनकम टैक्स इज चार्ज इन डैश डैश। इनकम टैक्स इज चार्ज मतलब पे। इनकम टैक्स हम पे कब करते हैं, इनकम टैक्स इज चार्ज इन, इनकम टैक्स हम गवर्नमेंट को पे कब करते हैं, ऐसा इस क्वेश्चन में पूछा है। अब मुझे बताओ, इनकम टैक्स यहाँ पे करते हैं या यहाँ पे करते हैं? यहाँ पे क्या करते हैं, अर्न करते हैं, यहाँ पर पैसा कमाते हैं और उस पैसे के ऊपर हम यहाँ पे असेसमेंट ईयर में गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हम ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए है फाइनेंशियल ईयर, ऑप्शन बी असेसमेंट ईयर, ऑप्शन सी प्रीवियस ईयर, ऑप्शन डी अकाउंटिंग ईयर। तो सिंपल है, हम गवर्नमेंट को टैक्स पे कब करते हैं, असेसमेंट ईयर में। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है ऑप्शन बी।
ऑप्शन बी क्या है, असेसमेंट ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, ईयर इन विच इनकम इज टैक्सेबल इज नोन एज, ईयर इन विच इनकम इज टैक्सेबल इज नोन एज डैश डैश डैश, एंड ईयर इन विच इनकम इज अर्न इज नोन एज डैश डैश डैश। क्या पूछा है यहाँ पे, इनकम टैक्सेबल कौन से ईयर में होता है और इनकम अर्न कौन से ईयर में होता है। एकदम आसान है, आप ये सब देखने के बाद आपको पता ही चला होगा। इनकम अर्न कौन से ईयर में करते हैं हम, यहाँ पे इनकम अर्न करते हैं या यहाँ पे करते हैं, सिंपल इनकम अर्न करते हैं प्रीवियस ईयर में, और उसको टैक्स कब पे करते हैं, असेसमेंट ईयर में। यही इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो 11 क्वेश्चन नंबर का आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है, पूरा मैं क्वेश्चन वापस से रीड कर रहा हूँ। ईयर इन विच इनकम इज टैक्सेबल इज नोन एज, इनकम इज टैक्सेबल इज नोन एज, ऑप्शन बी असेसमेंट ईयर, डैश डैश की जगह असेसमेंट ईयर लिखना है। कंटिन्यू कर रहा हूँ क्वेश्चन, एंड ईयर इन विच इनकम इज अर्न इज नोन एज, इनकम अर्न पैसा कमाया किस साल में, प्रीवियस ईयर में। तो इसलिए 11th नंबर का क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, द रेट ऑफ इनकम टैक्स आर मेंशन इन, इनकम टैक्स के जो रेट है, जिस हिसाब से रेट है उस रेट से हमको टैक्स भरना पड़ता है। अब अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में हम वो भी चार्ट देखने वाले, पीडीएफ में मैं वो चार्ट दिया हूँ कि इनकम टैक्स के रेट क्या है इंडिविजुअल के लिए, फिर उसके बाद नॉर्मल सिटीजन, 60 एज के नीचे के, सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन, ये सब दिया है। तो वो रेट कहाँ पे दिए हुए थे, ये क्वेश्चन हमको क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है। क्वेश्चन वापस से रीड कर रहा हूँ। द रेट्स ऑफ इनकम टैक्स आर मेंशन इन, ऑप्शन ए द इनकम टैक्स एक्ट 1961 ओनली, ऑप्शन बी बोथ इनकम टैक्स एक्ट 1961 एंड इनकम टैक्स रूल्स 1962, ऑप्शन सी द फर्स्ट शेड्यूल टू द एनुअल फाइनेंशियल एक्ट, ऑप्शन डी बोथ इनकम टैक्स एक्ट 1961 एंड फर्स्ट शेड्यूल टू द एनुअल फाइनेंशियल एक्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आंसर है। हम कंसेप्ट देखेंगे, आपको सबको पता होगा, आप सब कॉमर्स के स्टूडेंट है, हर साल में हमारे यहाँ गवर्नमेंट बजट लाती है। बजट कौन लाता है, फाइनेंस मिनिस्टर। फाइनेंस मिनिस्टर पार्लियामेंट में बजट पेश करते हैं। उस बजट में इनकम टैक्स के रेट रहते हैं। बजट सिंपल भाषा में बोले तो बजट क्या होता है, सिंपल भाषा में बोलो तो बजट एक ऐसी चीज़ है कि गवर्नमेंट को पैसे कितना आने वाले, कहाँ से आने वाले, और गवर्नमेंट खर्चा कहाँ पे करने वाला। एक सिंपल भाषा में बजट का ये मीनिंग है, गवर्नमेंट को पैसा कैसे आने वाले और गवर्नमेंट पैसे कैसे खर्च करने वाला। तो इंडिया में दो मेजर सोर्स है इनकम, गवर्नमेंट को पैसे लाने के लिए, वो है इनकम टैक्स और दूसरा है जीएसटी। तो वो इनकम टैक्स और जीएसटी में रेट्स दिए हुए हैं। तो वो रेट्स फाइनेंस मिनिस्टर जो होता है देश का, फाइनेंस मिनिस्टर बजट में बताता है हमको कि इस साल में क्या रेट रहने वाला, कौन से रेट से हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे। हर साल में वो चेंजेस, उसमें कम ज़्यादा चेंजेस होते रहते हैं बजट में। इनकम टैक्स एक अकेला ऐसा एक्ट है हमारे यहाँ पे जो हर साल में अमेंडमेंट उसमें आते रहते हैं। अमेंडमेंट मतलब चेंजेस आते रहते हैं, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वहाँ पे चेंजेस अमेंडमेंट आते रहते हैं। तो बजट में हमको समझता है कि पैसा आने कहाँ से आ रहा है और पैसा कहाँ जा रहा है, लेकिन जो पैसा आ रहा है उसके ऊपर क्या रेट से टैक्स लगेगा और इनकम गवर्नमेंट उसके ऊपर अर्न करेंगे। तो इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन डी। डी में क्या दिया है, बोथ इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स एक्ट 1961 मेन सोर्स है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 मेन सोर्स है, और उसमें अमेंडमेंट होता है। अमेंडमेंट कब होता है, जब बजट आता है तो बजट में अमेंडमेंट होता है और बजट में रेट बताए जाते हैं और उस रेट से उस ईयर में गवर्नमेंट को हम टैक्स पे करते। इसलिए ऑप्शन डी क्या है, बोथ इनकम टैक्स एक्ट 1961 एंड द फर्स्ट शेड्यूल टू द एनुअल फाइनेंस एक्ट। एंड द फर्स्ट शेड्यूल इनकम टैक्स एक्ट 1961, उसमें अमेंडमेंट होता है फर्स्ट शेड्यूल में, और वहाँ पे हमको इनकम टैक्स का उस ईयर का रेट पता चलता है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। अब हम देखेंगे कंसेप्ट, देखेंगे कुछ। मैंने आपको अभी बताया था कंसेप्ट क्या है। हमारा जो असेसमेंट ईयर है 2021, उसके हिसाब से हमको टैक्स स्लैब के रेट दिए हुए, मैंने पीडीएफ में दिए हुए, तो वापस मैं आपको बता रहा हूँ। नंबर 1 पॉइंट, फॉर इंडिविजुअल एओपी वुमेन्स नॉर्मल पर्सन बिलो 60 ईयर, 60 साल के नीचे के जो पर्सन है उसको हम कहते हैं नॉर्मल पर्सन। उनके लिए टैक्स का रेट क्या होगा, तो उनके लिए अप टू 2,50,000 नील, 2,50,000 का टैक्स पे करना नहीं है। 2,50,000 से 5 लाख उनका रेट है 5%।
5 लाख से 10 लाख 20%, अबाउ 10 लाख 30%। ये हो गया 60% के नीचे के पर्सन के लिए। नेक्स्ट है फॉर सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन कौन? 60 एज के ऊपर से मत और 60 एज के ऊपर से और 80 ईयर के नीचे। आया समझ में? 60 ईयर के ऊपर और 80 ईयर के नीचे ऐसे जो सिटीजन है उनके लिए स्लैब रेट क्या है? अप टू 3 लाख उनको नील है, 3 लाख तक उनको टैक्स पे नहीं करने का है। 3 लाख से 5 लाख 5%, 5 लाख टू 10 लाख 20%, अबाउट 10 लाख 30%, ऐसा उनका रेट है। नेक्स्ट देखेंगे हम फॉर वेरी सीनियर सिटीजन। वेरी सीनियर सिटीजन मतलब सुपर सीनियर सिटीजन। वो कौन होते हैं सीनियर सिटीजन? और सीनियर सिटीजन कौन होते हैं? वो जो सीनियर सिटीजन 80 ईयर के अबाउ 80 साल के ऊपर जिनकी एज है उनके लिए हम देखेंगे टैक्स स्लैब रेट क्या है। अप टू 5 लाख नील, 5 लाख तक उनको इनकम टैक्स पे नहीं करने का है। नेक्स्ट 5 लाख टू 10 लाख 20%, नेक्स्ट अबाउट 10 लाख 30%। ये हो गए इंडिविजुअल के इनकम टैक्स के रेट। उसके नीचे क्या है? नोट दिए हुए। नोट क्या है? 4%, नंबर 1 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेल्स। हेल्थ एंड एजुकेशन सेल्स जो भी इनकम हम कैलकुलेट करेंगे उसके ऊपर 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेल्स गवर्नमेंट को हमको पे करना पड़ता है। सेकंड नंबर रिबेट अंडर सेक्शन 87A, रेसिडेंट इंडिविजुअल हुज टैक्सेबल इनकम डज नॉट एक्सीड 5 लाख। जो भी असेसी जिसका इनकम 5 लाख से नीचे है, जिसका इनकम 5 लाख से नीचे है उसको रिबेट मिलता है अंडर सेक्शन 87A में। अंडर सेक्शन 87A में उसको रिबेट मिलता है। उसको रिबेट मिलता है 5 लाख के नीचे जिनका इनकम है उनको टैक्स पे करना नहीं टैक्स पे नहीं करना पड़ता, उनको रिबेट मिल जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? मिस्टर पुणेकर, a computer engineer working in IBM Limited, has total tax income of 4,37,750 and TDS is 9,388. Calculate net taxable income. नेट टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करने का ही क्वेश्चन है। क्लासरूम में हमने बहुत बार किया था इनकम फ्रॉम सैलरी के टॉपिक में, कंपटीशन ऑफ टोटल इनकम के टॉपिक में बहुत बार ये टाइप के क्वेश्चन हमने किया था। तो उसमें क्या दिया है? एक मिस्टर पुणेकर नाम का एक इंजीनियर है, उसका इनकम क्या है? 4,37,750, मतलब क्या 5 लाख के नीचे, मतलब इसको रिबेट मिलेगा। एंड TDS है। TDS मतलब क्या? TDS मतलब टैक्स एट डिडक्ट सोर्स, मतलब टैक्स एट डिडक्ट सोर्स। TDS का कंसेप्ट समझ के लीजिए। TDS में होता क्या है? जनरली क्या होता है, हम साल भर में इनकम कमाते हैं और कमाया हुआ इनकम हम गवर्नमेंट को साल के बाद में टैक्स देते हैं। लेकिन TDS एक ऐसी कंसेप्ट है जिसमें हम पेमेंट जब मिलता है तभी हम गवर्नमेंट को पैसे पे करते। एक सिंपल एग्जांपल दूंगा, एग्जांपल के देने के बाद आपको समझ में आएगा। सपोज आप में से बहुत जन जॉब भी कर रहे होंगे या आपके घर वाले सैलरी पर्सन रहेंगे, तो वो केस में सपोज एक इंडिविजुअल को 50,000 सैलरी है, 50,000 पर मंथ की उसको सैलरी है। तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि 50,000 की सैलरी है लेकिन कंपनी उसको पूरा 50,000 उसको नहीं देती। कंपनी क्या करती है? पूरा 50,000 नहीं देती। कंपनी सपोज 48,000 उसको दिया, पेमेंट उसके हाथ में कितना दिया? 48,000। तो 2,000 क्या किया? 2,000 कट किया और वो कट करने के बाद वो कट करने की अमाउंट 2,000 गवर्नमेंट को कंपनी पे करती है। मतलब क्या? 50,000 सैलरी है, 50,000 सैलरी है और हम कंपनी उस इंडिविजुअल को कितना दे रही है? 48,000। बचे 2,000 क्या कर रही है? कट करके गवर्नमेंट को पे कर रही है। मतलब इस केस में क्या हो रहा है? एडवांस में गवर्नमेंट के पास हमारा पैसा जा रहा है। ऐसा 2,000 कट किया 12 महीने का, पूरे साल का 2,000 से कट किया तो कितना होता है? 24,000 कट करके गवर्नमेंट को पे किया। तो फिर जब हम फाइनल कैलकुलेशन करने को बैठेंगे तो हम देखेंगे कि गवर्नमेंट से हमको रिफंड मिलता है या गवर्नमेंट को हमको टैक्स पे करना है। रिफंड किस केस में हो सकता है? सपोज 24,000 गवर्नमेंट के पास हमारा है लेकिन टैक्स हमने सब कैलकुलेट किया और 20,000 ही आ गया, तो क्या होगा उस केस में? गवर्नमेंट 4,000 हमको रिफंड देंगी। या सपोज 24,000 TDS कट करके गवर्नमेंट के पास गया है और हमने सब टैक्स कैलकुलेट किया और टैक्स आ गया है सपोज 30,000, तो क्या होगा? ऊपर जो 6,000 बचे हैं वो 6,000 हमको गवर्नमेंट को टैक्स के लिए
पे करनी पड़ेंगी। तो इसके इस एग्जांपल में हमको टीडीएस दिया हुआ है और टोटल इनकम कितना है 4,37,500 7,550। तो ऑप्शन ए है टैक्स पेबल 8,500, ऑप्शन बी रिफंड 12,000, ऑप्शन सी रिफंड 9,388, ऑप्शन डी टैक्स पेबल 7,500। तो इसमें क्या है, ये सम है, हमने सम बोर्ड पे मैं आपको समझाऊंगा, आप एकदम इजीली समझ जाएंगे। तो मिस्टर हमारा जो है मिस्टर पुणेकर, ये क्या है सीनियर सिटीजन है क्या, ऐसा क्वेश्चन में दिया है क्या? तो नहीं, तो सीनियर सिटीजन नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, उसको नॉर्मल स्लैब लगेगा, टोटल इनकम कंपटीशन ऑफ लायबिलिटी, और उसको क्या लगेगा अप टू 2,50,000 2,50,000 का उसको स्लैब लगेगा, क्योंकि वो सीनियर सिटीजन नहीं है, नॉर्मल है। सीनियर सिटीजन होता तो प्रॉब्लम में हमको दिया रहता। तो हम क्या करेंगे, अप टू 2,50,000 नील, 2,50,000 से 5 लाख तक हमको टैक्स उसका कैलकुलेट करना है। 5 लाख से ऊपर जा रहा क्या, वो नहीं जा रहा, उसका इनकम क्या है 4,37,750। तो हम क्या करेंगे 4,37,750 लेंगे, उसमें से माइनस 2,50,000 करेंगे, जो अमाउंट आती है 1,87,750, उसको कौन सा स्लैब रेट लगेगा 5% का, इसलिए उसको 5% से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 9,388। फिर उसके बाद हम देखेंगे रिबेट मिलेगा क्या, यस मिलेगा, क्योंकि उसका इनकम 5 लाख से नीचे है। तो रिबेट अंडर सेक्शन 87A रिबेट उसको पूरा मिलेगा, 9,800 उसका माइनस हो जाएगा। टैक्स पेबल कितना होगा, टैक्स पेबल नील, उसका टैक्स पेबल कितना होगा नील, उसको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद क्या आता है एड हेल्थ एंड एजुकेशन सेज, हेल्थ एंड एजुकेशन सेज कितना है 4%, लेकिन किसके ऊपर नील, 0 के ऊपर 4% करेंगे नील आएगा। उसके बाद टोटल टैक्स, दोनों की टोटल क्या 0 टैक्स उसको पे करना पड़ेगा, लेकिन इसके बाद में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है टीडीएस है उसका गवर्नमेंट के पास 9,388, उसके कंपनी ने उसके पेमेंट में से सैलरी में से कट करके गवर्नमेंट को पे किया है एडवांस में, उसको टैक्स पेबल कितना आया था 0 आया था, और गवर्नमेंट के पास उसका कितना है 9,388 एडवांस में है गवर्नमेंट के पास। तो गवर्नमेंट क्या करेंगे, उसको रिफंड करेंगे। आया समझ में? तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर है ऑप्शन सी रिफंड 9,388। क्वेश्चन नंबर 30 हो गया है। क्वेश्चन ये पीडीएफ में मैंने डिटेल में दिया हुआ है, पीडीएफ में आप देखेंगे तो पीडीएफ में आपको समझ में आएगा, ये पूरा डिटेल में कैलकुलेशन पीडीएफ में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है मिस्टर राम इज सीनियर सिटीजन, क्वेश्चन में सीनियर सिटीजन बताया हुआ है। मिस्टर राम इज अ सीनियर सिटीजन ऑफ पुणे एम्प्लॉयड इन टैक्समैन लिमिटेड हैव टोटल टैक्सेबल इनकम ऑफ ₹5,46,300। इनकम 5 लाख से नीचे है क्या ऊपर है, 5 लाख से ऊपर है, मतलब रिबेट मिलेगा क्या, इस केस में रिबेट नहीं मिलेगा। इनकम क्या है 5,46,300 एंड टीडीएस ऑफ 8,000। टीडीएस है क्या केस में, यस टीडीएस है, कितना है 8,000। सो कैलकुलेट नेट टैक्सेबल अमाउंट। ऑप्शन ए नेट टैक्स पेबल 10,000, ऑप्शन बी नेट टैक्स पेबल 12,013, ऑप्शन सी नेट टैक्स पेबल 17,000, ऑप्शन डी नेट टैक्स पेबल 18,500। तो इसका भी हम कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। तो हम कैलकुलेशन देखेंगे मिस्टर राम का। मिस्टर राम सीनियर सिटीजन है, इसलिए उसका स्लैब रेट क्या रहेगा अप टू 3 लाख। 3 लाख उसको टैक्स पे करना पड़ेगा क्या, नहीं, 3 लाख तक उसको टैक्स पे करना नहीं पड़ेगा नील। उसके बाद 3 लाख टू 5 लाख, 3 लाख टू 5 लाख उसके ऊपर कितना परसेंट पे करना पड़ेगा 5%। 5 लाख में से 3 लाख माइनस किए 2 लाख आए, 2 लाख के ऊपर 5% 10,000 आ जाएंगे। उसके बाद 5 लाख टू 5,46,300, 5,46,300 उसका इनकम है, 5,46,000 उसका इनकम है, उसको माइनस करेंगे हम 5 लाख में से, यहाँ पे माइनस किया है 5,46,300 माइनस 5 लाख आ गया 46,300, वो नेक्स्ट स्लैब में जाता है 5 लाख के ऊपर है, इसलिए वो स्लैब क्या है 20%। फिर 46,300 के ऊपर 20% आ गया 9,260। दोनों की टोटल की टैक्स पेबल आया 19,260, दोनों की टोटल 19,260 टैक्स पेबल। उसके बाद ऐड हेल्थ एंड एजुकेशन से 4%, इसके ऊपर हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% आ गया 770, दोनों की टोटल टैक्स पेबल आ गया 20,330।
इसके बाद TDS है क्या क्वेश्चन में? यस, क्वेश्चन में TDS दिया हुआ है। क्वेश्चन में TDS कितना है? 8000। TDS को हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। 20,000 30 में से 8,000 TDS माइनस करेंगे, उसका टैक्स कितना आएगा? टोटल टैक्स पेबल उसका टोटल टैक्स आ जाएगा, टैक्स कितना आ जाएगा उसका? 12,030। इस तरह से हम कैलकुलेशन क्लासरूम में बहुत बार हमने किया है, टोटल सैलरी के टॉपिक में, कंपटीशन के टॉपिक में, और आपको PDF में भी मैंने डिटेल में दिया हुआ है, आप उसके हिसाब से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जाए क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे हम। एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स अंडर द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स। इंडिया में दो तरह के इनकम एग्जम्प्ट है, एक तो डिविडेंड ऑन शेयर और दूसरा है एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम पे गवर्नमेंट यहाँ पे टैक्स इंडिया में नहीं लगाती, और डिविडेंड, अगर शेयर मार्केट में आपने पैसे इन्वेस्ट किया लॉन्ग टर्म के लिए और उसके ऊपर डिविडेंड आप अर्न कर रहे हैं तो वो भी टैक्सेबल नहीं है एक सर्टेन लिमिट के तक। तो क्वेश्चन नंबर 50 में वही बताया है। एग्रीकल्चर क्वेश्चन नंबर 15 रीड कर रहा हूँ मैं वापस से। एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स अंडर द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स। ऑप्शन ए सेक्शन 2 सबसेक्शन A 1A, ऑप्शन B 10 सबसेक्शन 1, ऑप्शन C सेक्शन 10 सबसेक्शन 2, ऑप्शन D सेक्शन 10 सबसेक्शन 4। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर है ऑप्शन B सेक्शन 10 सबसेक्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। इफ एन assessee is engaged in business of growing and manufacturing tea in India, the portion of agriculture income in that case shall be। एक assessee है जो एग्रीकल्चर के बिजनेस में एंगेज है, एग्रीकल्चर बिजनेस कर रहे हैं और वो मैन्युफैक्चर क्या कर रहे हैं? टी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो उसका टैक्सेबल इफेक्ट कैसे होगा ये क्वेश्चन में पूछा हुआ है। ऑप्शन ए 100%, ऑप्शन बी 60%, ऑप्शन सी 50%, ऑप्शन डी 40%। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 60%। एग्रीकल्चर के केस में कॉफ़ी, रबर और ये जो चीज़ें हम मैन्युफैक्चर करते हैं तो इसके ऊपर गवर्नमेंट ने परसेंटेज डिसाइड किया है। एग्रीकल्चर इनकम क्या है और बिजनेस इनकम क्या है वो क्वेश्चन के नीचे PDF है, उसमें मैंने डिटेल में दिया है, तो PDF में रीड कर रहा हूँ। तो PDF रीड करने के बाद आपको कंसेप्ट समझ में आएगा। टी कॉफ़ी इनके केस में एग्रीकल्चर इनकम और बिजनेस इनकम में क्या डिफरेंस होता है। ट्रीटमेंट ऑफ पार्टली एग्रीकल्चर एंड पार्टली बिजनेस इनकम। क्रॉप एग्रीकल्चर इनकम, बिजनेस इनकम। फर्स्ट नंबर पॉइंट, ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी। ट्री जो टी है, चाय की खेती, ट्री को ग्रो करना और उसको मैन्युफैक्चर करना, मैन्युफैक्चर मतलब प्रोसेस करना उसके ऊपर, ये बिजनेस आप कर रहे हैं तो आपको 60% एग्रीकल्चर में जाएगा और 40% बिजनेस के इसमें टैक्स हो जाएगा। नेक्स्ट, रबर मैन्युफैक्चर। अगर आप रबर मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो रबर के केस में क्या है? एग्रीकल्चर में 65% और बिजनेस के केस में 35%। नेक्स्ट, कॉफ़ी ग्रोन एंड सेल। कॉफ़ी का प्रोडक्शन कर रहे हो, कॉफ़ी का खेती कर रहे हो तो उस केस में क्या होगा? एग्रीकल्चर इनकम 75%, बिजनेस इनकम 25%। नेक्स्ट, कॉफ़ी ग्रोन, क्रड, रोस्टेड एंड ग्राउंडेड बाय सेल इन इंडिया विथ फ्लेवरिंग इंग्रेडिएंट। जो कॉफ़ी है आप उसका मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, उसको ऊपर प्रोसेस कर रहे हो, उसके वो फ्लेवर दे रहे हो, इस तरह का बिजनेस आप कर रहे हो तो उस केस में हमको एग्रीकल्चर में 60% जाएगा वो इनकम, और बिजनेस के केस में उस कॉफ़ी 40%, बिजनेस इसमें टैक्स हो जाएगा। तो ठीक है, आज का लेक्चर हम यहाँ पे एंड कर रहे हैं। आज हमने 16 क्वेश्चन देखे हैं बेसिक्स के ऊपर, और जो स्टूडेंट नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनको भी बेनिफिट इस वीडियो के द्वारा मिल जाए। थैंक यू।